तो चैप्टर सेकंड में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा उसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिए। कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स सीखी। तो कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बातें सामने आई कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज स्टे नहीं करता। उसका कारण भी बताया, रिपेल होके बाहर आ जाएगा सरफेस पे। तो चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टे नहीं करता, वो सरफेस पे स्टे करता है। दूसरी बात, अंदर चार्ज नहीं होगा तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यों इनक्लोज नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। और क्या बात समझ में आई कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, सब जगह सेम होगा। तो कोई भी बॉडी जो होती है कंडक्टर बॉडी, वो स्टैटिक कंडीशन में एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी उसे कहा जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें हमने सीखी कंडक्टर्स के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी सीखा, एक सवाल भी किया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है, उसमें से सही कौन सी लाइन है एक्चुअल में। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन कंडक्टर के परपेंडिकुलर एंटर होती है, परपेंडिकुलर बाहर निकलती है और अंदर नहीं होगी, वही क्या होगी? सही लाइन होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने ली। अब हम लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर अगर जो है, चार्ज कंडक्टर के पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी के चार्ज कहाँ रहेगा? केवल सरफेस पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा, ठीक है ना। अंदर तो चार्ज होगा नहीं। अब चार्ज अगर सरफेस पे है तो सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो उस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो कोई ई है, तो वो आउटसाइड होएगा, है ना। इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होएगा। मान लो यहाँ पे कंडक्टर का छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। छोटा सा टुकड़ा जिसका एरिया कितना है? डीएस। छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका एरिया कितना है? डीएस। ओके। इस एरिया से बहुत सारे फ्लक्स ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पास हो रहे होंगे, और डीएस एरिया जो है उसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर ही होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो डीएस जो छोटा सा एरिया में माना वो भी ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर होगा होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक गाउस सरफेस मान लेता हूँ। सिलेंड्रिकल शेप है, एक गाउस सरफेस ले लिया मैंने। क्या ले लिया? सिलेंड्रिकल शेप का एक गाउस सरफेस ले लिया। इस गाउस सरफेस से इस एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स कुछ होंगे। अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर की ओर तो फ्लक्स जीरो रहेंगे। और ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, देखो ये जो चार्ज है इतना सा, डीएस सरफेस एरिया पे जितना भी चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होंगे केवल ऊपर वाले इस एरिया से गुजरेंगे। ये जो कर्व्ड सरफेस होगा सिलेंडर का, उससे नहीं गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो थीटा 90 डिग्री तो फ्लक्स जीरो। तो इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स जीरो, अंदर वाले इस सरफेस से फ्लक्स जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है कंडक्टर्स के अंदर। तो फ्लक्स कहाँ से गुजरेंगे? केवल ऊपर वाले एरिया से गुजरेंगे। तो ऊपर वाले एरिया से जो फ्लक्स गुजरेंगे उनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या आ जाएगा? जो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन है उसके बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसे अपन ले सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो डिग्री
और क्यू इनक्लोज देखो कितना हो जाएगा, इनक्लोज चार्ज इस क्लोज सरफेस में केवल इतने इतने चार्ज इनक्लोज चार्ज है। तो डीएस एरिया पे अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि क्या होती है, गुलाम पर मीटर स्क्वायर होती है, पर यूनिट एरिया पे सरफेस चार्ज होता है सिग्मा। तो इस डीएस एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा डीएस हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन आ जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, ई को मैं बाहर ले लेता हूँ, है ना। तो या फिर ई डॉट डी एस हमने लिया क्लोज सरफेस के लिए, तो ई डी एस कॉस जीरो 1 हो गया। मैं इसको, क्योंकि छोटा सा डी एस ही ले रहे हैं अपन, तो इंटीग्रेशन से वो डी एस ही मिला, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं सिंपली ई डी एस इज इक्वल टू लिख सकता हूँ सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। कॉस जीरो तो क्या हो गया 1। या फिर स्मॉल के लिए ले रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन ना करके छोटा सा ई डी एस ही कर लेते हैं, है ना। उसमें छोटा सा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस इज इक्वल टू छोटा चार्ज डी क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। डी क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा डी एस है, डी एस से डी एस कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो कोई भी कंडक्टर अगर चार्ज्ड है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस कंडक्टर के जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आई बात। और डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो इस डायरेक्शन को अपन एन कैप बोल दे, क्या बोल दे, एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म आएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। कोई भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देनी हो तो उसमें यूनिट वेक्टर साथ में लगा देते हैं। यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर की जो सरफेस होगा उससे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। तो कोई भी कंडक्टर की वजह से उसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, क्लियर। ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो आगे समझते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर की वजह से, ठीक है ना। अगर नॉन कंडक्टर्स हैं तो उसके लिए अलग रहता है। नॉन कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। आपके 12th में तो ऐसा है नहीं, कोई इनफाइनाइट प्लेट की वजह से वैसे देखा था अपन ने, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से उसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट थी ना। ठीक है, ये किसकी वजह से, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से। कंडक्टिंग प्लेट की वजह से कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होती है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि आगे जैसे हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, दोनों तरफ क्या होगी, कंडक्टिंग प्लेट्स होगी। उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लेना पड़ेगा। तो वो कितना काम में लेना पड़ेगा, एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट काम लेना पड़ेगा। समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। सबसे पहले तो डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें कंडक्शन नहीं होता, यानी कि उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन इनमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। नो चार्ज कैरियर, हैव नो चार्ज कैरियर, हैव नो चार्ज कैरियर, कोई चार्ज कैरियर इनमें डाइलेक्ट्रिक्स में नहीं होता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन की एबिलिटी होती है। पोलराइजेशन जैसे हमने इंडक्शन वाला प्रिंसिपल समझा है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसमें क्या होता है कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी के पास में जब हम कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन आ जाता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेट हो जाते हैं। नॉट जो आपके कोई न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज
इंड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है उनमें भी कुछ हद तक पोलराइजेशन होता है। तो वो पोलराइजेशन कैसा होता है वो समझेंगे हम। पहले ये बात याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कि इसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। डाइलेक्ट्रिक के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलर डाई इलेक्ट्रिक के देखो एग्जांपल ऐसे होते हैं, जैसे H2O है। H2O कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, नेट डाइपोल मोमेंट होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट हो, जैसे H2 हो गया, HCl हो गया, है ना। तो ये कैसे डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, एटसेट्रा। और जो नॉन पोलर होंगे, जिनके पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे CO2 कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, O2 कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं, H2। तो इस तरह के जो मीडियम होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हो गए, हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड 11th क्लास में इनके बारे में, डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। वैसे आप ध्यान रखिए, इसमें पोलैरिटी होती है, HCl में भी होती है, H2O में भी होती है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर क्या हो गया, जिनमें कोई नो नो हैविंग नो नेट डाइपोल मोमेंट, हैविंग नो नेट डाइपोल मोमेंट, कोई नेट डाइपोल मोमेंट इनमें नहीं होता नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास। समझ में आई। तो ये है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कैसे, पोलराइजेशन उसकी थ्योरी समझते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन देखो, अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को लें, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझे कि उनमें पोलराइजेशन कैसे आता है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 0 है, हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे, उस समय जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसमें प्लस माइनस के डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे H2 है तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन वाली साइड तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन वाली साइड नेगेटिव। HCl में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोलर के अंदर बहुत सारे ऐसे डाइपोल्स होते हैं, पर वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती फिक्स, ये रैंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जितने भी पोलर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक का क्या होगा, अपना इंडिविजुअल डाइपोल होगा। वो सारे इंडिविजुअल डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, तो सभी का डाइपोल मूवमेंट भी, मतलब ओवरऑल जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, रैंडम अरेंजमेंट है। जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। तो ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टाइनी डाइपोल्स की तरह वर्क करते हैं। और क्योंकि वो रैंडमली इंक्लाइंड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, उस वजह से उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आ जाता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक, जैसे इसका नेगेटिव पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव इधर है, तो ये और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पहले रैंडमली अरेंज होने की वजह से इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, और उस वजह से इसका खुद का भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, अगर मान लो सारे, क्योंकि हर कोई एटम क्या कर रहा है, अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। तो यहाँ पे हर मॉलिक्यूल अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, परंतु वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और उस वजह से इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल्स की वजह से वो क्या होता है, 0 होता है।
तो उसे हम, जो ये डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते थे, उसे हम कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, जीरो होगा। यहाँ पे जो पी नेट है वो क्या है, जीरो। इस वजह से जो ई इंड्यूस्ड है वो भी क्या है, जीरो। क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली इंक्लाइंड। यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा, एज डाइपोल molecules are randomly inclined, so they are creating no net dipole moment and electric field, so they are not creating any, या फिर they are creating zero net dipole moment and electric field, zero net dipole moment and electric field। समझ में आई बात। लेकिन जैसे ही इनमें हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते, किनमें, इस पोलर मॉलिक्यूल्स के सैंपल में, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, यानी कि ई एक्सटर्नल जैसे ही नॉन जीरो है, यानी कि कोई ना कोई है, और किस तरफ है, मान लो मैं इस तरफ लगा दे रहा हूँ, क्या किया मैंने, ये ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाने से क्या होगा, देखो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, उधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, उधर कोई नेगेटिव चार्ज है, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा हमने, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, उधर कोई नेगेटिव चार्ज रखा होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन डाइपोल्स के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव पार्ट इन डाइपोल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो डाइपोल्स है, इतने सारे डाइपोल्स जो हैं जो कि रैंडमली इंक्लाइंड थे, अब प्रॉपर तरीके से इंक्लाइंड हो जाएंगे। यानी कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर आएगा नेगेटिव। इधर पॉजिटिव चार्ज था तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सारे मॉलिक्यूल डाइपोल्स जो है वो प्रॉपर इंक्लाइंड हो जाएंगे, है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल डाइपोल्स डाइपोल्स या फिर डाइपोल्स आर प्रॉपरली इंक्लाइंड, प्रॉपरली इंक्लाइंड। अब प्रॉपरली जैसे इंक्लाइंड हुए, देखो इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है, इसका भी इस तरफ, सबका क्या है, सबका डाइपोल मोमेंट उस तरफ है। तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उस तरफ ही होगा। और अगर डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे -2 kPa होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होता है। तो ये पूरा सेटअप जो होगा, ये क्या करेगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, सारा सारा नेट इस तरफ है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ये सारे डाइपोल्स मिलके क्रिएट करेंगे ना। तो सो ऑल डाइपोल्स combinedly creates an induced electric field, induced electric field opposite to external electric field। समझ में आई बात। सारे डाइपोल मिलकर क्या करेंगे, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये पोलराइज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन का एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उसे क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यहाँ पे लिख लेना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये देखो एक्सप्लेनेशन है कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें किस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर है, नॉन पोलर यानी कि O2 H2 CO2 इस तरह का कोई मीडियम है जो कि नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर में कैसे इंड्यूस होता है उसको भी समझिए ध्यान से। नॉन पोलर में देखो क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन पोलर के, नॉन पोलर को अपन ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, इनका कोई डायपोल नहीं है इनके पास, दे आर नॉन पोलर्स। ठीक है, नॉन पोलर है तो कोई डायपोल नहीं है इनके पास, तो डायपोल जैसा बनाया नहीं, इनमें तो अपन ने क्या किया, डायपोल बना दिया, एक तरफ प्लस पोर्शन दिखा दिया, एक तरफ माइनस पोर्शन दिखा दिया, इसमें कुछ नहीं दिखाया। जब ये है नॉन पोलर की बात, नॉन पोलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, लेकिन जैसे ही इनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यानी कि वो कोई नॉन जीरो है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ लगाए, तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो नॉन पोलर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं। नॉन पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो कुछ ना कुछ है ही जी। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इधर क्या है नेगेटिव पार्ट, इधर क्या है पॉजिटिव पार्ट, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव पार्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इन मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नॉन पोलर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हालांकि नॉन पोलर है, पर फिर भी उनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो पोलैरिटी जब इंड्यूस होगी तो क्या बन जाएगा इस तरह से, ये क्योंकि नेगेटिव पार्ट होता है इस तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो इस वजह से भी ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा पी इस तरफ, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्रिएट हो जाएगा इस तरफ, हो जाएगा ना? समझ आई बात? यहाँ पे तो पी भी जीरो है, ई भी जीरो है, यहाँ पे पी वैसे ही जीरो है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था इस केस में जीरो, लेकिन इस केस में कोई ना कोई पी भी जनरेट हो जाएगा, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना ना, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड molecule induces polarities which creates net induced electric field opposite to external इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात? तो ये एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, किसके लिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो ये तो पोलर के लिए पूरी कहानी है, ये नॉन पोलर का। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि
पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम जब कैपेसिटर पढ़ते हैं तो उनके बीच में एज ए मीडियम यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी इनके बारे में हमें ये नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये अभी ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए।